हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य प्रकाश को हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वह शब्द शक्तियों की बात दूसरे उल्लास की कर रहे थे और उसमें हमने ये देखा था कि वाचक शब्द कौन से हैं और वाचक का जो वाचक शब्दों का जो बोधक है अभिधा शब्द शक्ति है ना, क्योंकि वाचक शब्दों का वाचक शब्दों के द्वारा किन अर्थों को जाना जाता है तो वाच्यार्थ को जाना जाता है और वाच्यार्थ जो है उसी को मुख्यार्थ कहा गया है ना। मुख्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों एक चीजें हैं। तो उस मुख्यार्थ के जो बोधक शब्द का व्यापार है वह अभिधा शब्द शक्ति से कहलाती है, जिसको हमने पिछली क्लास में कहा पढ़ा था। इसके बाद आगे पढ़ा था लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्दी मुख्यार्थवादी तद्योगे रूढ़िथो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। जो लक्षणा है वह आरोपित क्रिया कही गई है। क्यों कही गई है वह हमने पिछली क्लास में देखा था। इसके साथ में लक्षणा शब्द शक्ति के तीन हेतु हैं। एक तो मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि और प्रयोजन। गंगायाम घोष इस उदाहरण में मुख्यार्थवाद किस प्रकार से घटित होता है, मुख्यार्थ योग किस प्रकार से घटित होता है और रूढ़ि अथवा प्रयोजन किस प्रकार से घटित होता है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। और इसके बाद हमने देखा था वह उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम है ना। उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धेव साद्विदा, ये जो है वह भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्वसिद्धे पराक्षेप अपने अन्वय, जब शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे के अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं का अर्थ भी बना रहता है उसे तो कहते हैं उपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा परार्थम स्वसमर्पणम, वाक्य में जो शब्द है वह दूसरे शब्द के अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का भी परित्याग कर लेता है, अपने अर्थ का भी परित्याग कर लेता है, वह कहलाता है लक्षण लक्षणा। और इन दोनों के उदाहरण जो हैं वह भी हमने पिछली क्लास में देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं तो लक्षणा के और जो भेद हैं, एक तो है सारोपा लक्षणा और दूसरी जो लक्षणा का प्रकार है वह है साध्यवसाना लक्षणा। सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। अब इनकी बात हम करेंगे आज कि सारोपा लक्षणा किसको कहते हैं, साध्यवसाना लक्षणा किसको कहते हैं। ये तो सारोपा लक्षणा की सबसे पहले बात करते हैं। तो सारोपा लक्षणा के लिए क्या कहा गया है, सारोपा लक्षणा के लिए कहा गया है सारोपन्या तू यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा। ये जो है वह सारोपा लक्षणा जो है उस सारोपा लक्षणा की डेफिनेशन है कि सारोपान्यातु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा है ना। सारोपा तु यत्र उक्तो विषयी विषयस्तथा है ना, ये चीज यहां पर कही गई है। तो उसको सारोपा कहते हैं। किसको सारोपा कहते हैं, तो जहां पर विषयी विषय तथा विषयी तथा विषय यत्र उक्तः तो सारोपः, अर्थात जहां पर विषयी और विषय दोनों उक्त होते हैं उसको कहते हैं सारोपा लक्षणा कहते हैं। विषयी का मतलब क्या होता है, तो विषयी का अपर नाम कह सकते हैं कि जहां पर उपमान है ना, क्या कहते हैं उपमान, और इसको विषयी को ही और क्या नाम कहते हैं, तो आरोप्यमान आरोप्यमान विषयी है ना, ये नाम भी मिलता है इसकी वृत्ति में। क्लियर। तो विषयी का मतलब होता है उपमान और विषय का जो मतलब होता है वह होता है उपमेय है ना। और उपमेय इसको ही आरोप विषय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोप विषय। ये दोनों शब्द इसलिए बताए क्योंकि ये आपको इसकी वृत्ति जब पढ़ेंगे तब वहां पर वृत्ति में यही शब्द मिलते हैं दोनों,
उपमान और उपमेय के लिए। इसलिए यहां पर ये चीज हमने क्लियर कर दी कि आरोप्यमान विषय जो है, आरोप्यमान जो है उसको तो विषय कहते हैं, उपमान है ना, जिस पर आरोप किया जा रहा है ना, वह उपमान। और विषय का मतलब होता है उपमेय। उपमेय का, उपमेय यानी आरोप, जो आरोप कर रहा है वह कहलाता है उपमेय। अब यहां पर इसका अर्थ देख लें सिंपल सी भाषा में कि जहां पर विषयी और विषय अर्थात उपमान और उपमेय जो दोनों हैं वह शब्द के साथ कथित यानी कहे गए होते हैं, उक्त होते हैं, वहां पर जो लक्षणा होती है वह सारोपा लक्षणा होती है। इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन होगी जहां पर विषयी का मतलब होता है उपमान तथा विषय अर्थात उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं। शब्दतः, इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहिए। डेफिनेशन शब्दतः कथित होते हैं वहां सारोपा लक्षणा होती है। वहां कौन सी लक्षणा होती है? सारोपा लक्षणा होती है। क्लियर? सारोपान्यातु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा, जहां पर उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं वह सारोपा लक्षणा है। अब इसकी वृत्ति की बात करते हैं, है ना। इसकी वृत्ति जो है वह काव्य प्रकाश में क्या दी गई है उसको देखते, क्योंकि बहुत सी बार क्या है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आकर के वृत्ति में से क्वेश्चन आ जाता है। वृत्ति है आरोप्यमाण विषय, आरोप्यमाण आरोप विषयश्च यत्रापन्नूत यत्रापन्नूत अभेदो समानाधिकरणे समानाधिकरणेन निर्दिश्यते, समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। क्लियर? ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। क्या कहा गया है? आरोप्यमाण आरोप विषयश्च यत्र अहपुन्नोत भेदो समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। अर्थात जहां पर आरोप्यमाण है ना और आरोप विषय, अर्थात आरोप्यमाण का मतलब होता है जहां पर उपमान, क्या उपमान, और आरोप विषय का मतलब होता है उपमेय, है ना। जहां पर उपमान और उपमेय, यत्र माने जहां पर, भेदो है ना, भेद रूप में होने पर भी उनको अपन्नूत छिपाया नहीं जाता है ना। जहां पर उपमान और उपमेय जो है उनके भेद को अपन्नूत, उनके भेद को, उपमान और उपमेय भेद होता है, तो उस उपमान और उपमेय के भेद को जहां पर, यत्र जहां पर अपन्नूत छुपाया नहीं जाता है और समानाधिकरण से उनका निर्देश किया जाता है, वहां पर जो लक्षणा होती है वह सारोपा लक्षणा होती है। क्लियर? उपमान और उपमेय जो होते हैं उनका जो भेद है, उनके उस भेद को जहां पर अपन्नूत छुपाया नहीं जाता है
और समानाधिकरण से उनका वहां पर निर्देश किया जाता है, वहां पर जो लक्षणा होती है वह सारोपा लक्षणा होती है। और इसी को क्लियर करने के लिए वृत्ति को दिया गया है, और दोनों का अर्थ यही है कि जहां पर विषयी और विषय माने शब्द उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं उसको सारोपा कहते हैं। और वृत्ति में भी यही चीज कही गई है कि जहां पर उपमान और उपमेय दोनों का जो भेद है उसको अवनुत, उस भेद को छिपाया नहीं जाता है, और समानाधिकरण के द्वारा उन दोनों का निर्देश होता है। सा लक्षणा, वह जो लक्षणा है वह सारोपा लक्षणा कही गई है। यह इसका अर्थ हो गया। क्लियर? तो यह सारोपा लक्षणा हो गई। अब अगली जो लक्षणा है उसकी बात करते हैं, और वह लक्षणा है साध्यवसाना लक्षणा। इनके जब उदाहरण देखेंगे तब आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इनकी डेफिनेशन क्या, कहने का अर्थ क्या है। साध्यवसाना लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा जो है वह कहती है कि विषयंत कृते अन्यस्मिन् विषयन्तः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका। विषयन्तः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। अब यहां पर इसका अर्थ है, उस अर्थ को हम देखते हैं कि साध्यवसाना लक्षणा कहां होती है। तो कहा गया है कि विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन्, जो विषयी है, विषयी का मतलब आपको बताया था विषयी और विषय दो चीजें होती हैं। तो विषयी का मतलब तो होता है, वह होता है, क्या होता है, उपमान। क्या होगा? उपमान। विषय का मतलब होता है उपमेय, है ना। विषयी को ही आरोप्यमान विषय भी कहते हैं, आरोप्यमान विषयी कहते हैं इसको ही, है ना। और इसको उपमेय कहते हैं, उपमेय को कहते हैं आरोप विषय, है ना। दोनों चीजें क्लियर है यहां पे। तो विषयंतः विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन्, अर्थात विषयी जो है उपमान, उस उपमान के द्वारा अन्यस्मिन्, अर्थात उपमान के अलावा शेष कौन बचता है? उपमेय। तो उस विषयी यानी उपमान के द्वारा अन्यस्मिन् मतलब जो उपमेय है उस उपमेय का अंतःकृते अर्थात अंतर्लीन या अंतर्भाव या निर्गिरण कर लेने पर सा स्यात् साध्यवसानिका, वह जो होती है वह साध्यवसानिका लक्षण होती है। क्लियर? जहां पर उपमेय और उपमान दोनों शब्द तक कथित हैं, वाक्य में दोनों दिख रहे हैं, वह तो सारोपा कहलाती है। और साध्यवसाना वह लक्षणा कहलाती है कि जहां पर उपमेय जो है ना, जहां पर उपमान विषयी जो है वह अन्यस्मिन माने विषय का निग्रहण कर ले, है ना। उपमान है वह उपमेय का जहां पर निग्रहण कर लेता है, अंतर्लीन कर लेता है, अंतर्भाव कर लेता है, या अप्रकटता उसकी प्रकट कर लेता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है, वह कहलाती है साध्यवसानिका। क्लियर? इसको इसका अर्थ लिख लें कि जहां पर विषयी विषयी का मतलब होता है उपमान, विषयी के द्वारा विषय अर्थात उपमेय, जहां पर विषयी उपमान के द्वारा विषय यानी उपमेय का निर्गिरण कर लिया जाए, निर्गिरण या फिर अंतर्भाव कर लिया जाए, वहां साध्यवसाना लक्षणा होती है, वहां साध्यवसाना लक्षणा होती है।
क्लियर? वहां पर कौन सी लक्षणा होगी? साध्यवसाना होगी। सारूपा और साध्यवसाना क्लियर? जहां पर दोनों शब्द तक कथित हैं वह सारूपा, जहां पर विषयी जो है वह विषय का निर्ग्रहण कर ले वहां साध्यवसाना। अब इसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति को भी हम देख लेते हैं, ताकि अगर वृत्ति में से प्रश्न आ जाए तब भी हमारा वो प्रश्न गलत नहीं हो। चलिए इसकी वृत्ति को देखते हैं। विषयी विषयिणा रोप्य विषयिणा रोप्यमाणे विषयिणा रोप्यमाणेनांत कृते नांत कृते निर्गीणे निर्गीणे अन्यस्मिन् नारोप विषये सति साध्यवसानः स्यात्। विषयेणा रोप्यमाणेनांत कृते निर्गीणे अन्यस्मिन्नारोप विषये सति साध्यवसानः स्यात्। ये इसकी वृत्ति में कहा गया है और इसकी वृत्ति का अर्थ ये होगा आरोप्यमाण विषयिणा, है ना। आरोप्यमाण जो विषयी है ना, और इसी को उसका दूसरा नाम क्या हो गया? आरोप्यमाण विषयी को मैंने क्या बताया था नाम? उपमान, है ना। ये थोड़ी सी साहित्यिक या काव्य शास्त्रीय भाषा है और इसको सिंपल सी भाषा में कह देंगे अपन, वह है उपमान। ठीक है, तो आरोप्यमाण विषयिणा अर्थात आरोप्यमाण जो विषयी है अर्थात जो उपमान है उसके द्वारा अन्यस्मिन आरोप विषय अर्थात अन्यस्मिन माने जो अन्य, आरोप विषय माने जो उपमेय है, उस उपमेय का अंतःकृते निर्गीर्णे अर्थात अंतर्भाव अंतर्लीन कर लेने पर, निर्गीर्ण करने लेने पर सती जो लक्षणा होगी वह साध्यवसाना स्यात्, वह साध्यवसान लक्षणा कहलाती है। क्लियर? ऐसी डेफिनेशन वृत्ति को देखोगे तो यूं लगेगा कि इसके कहने का अर्थ क्या है, समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन सिंपल सा है कि जहां पर आरोप्यमान विषय यानी उपमान, जहां उपमान के द्वारा अन्यस्मिन आरोप विषय माने उपमान के अलावा जो अन्य आरोप विषय है अर्थात जो उपमेय है, जिस पर आरोप्यमान उपमान जो है वह आरोप कर रहा है, तो ऐसे उस उपमेय जो है उस उपमेय के अंतःकृते अर्थात अंतर्भाव या अंतर्लीन या निर्गीर्ण कर लेने पर जो लक्षणा होगी वह साध्यवसाना लक्षणा कहलाती है। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है कि जहां पर विषयी जो है वह विषय का अंतर्भाव या निर्गीर्ण कर लेता है, जहां दोनों शब्द तक कथित नहीं होते हैं वह साध्यवसाना है। और यही बात यहां पर वृत्ति में कही गई है कि आरोप्यमाण विषयी जो है उस आरोप्यमाण विषयी के द्वारा आरोप विषय का अगर अंतर्भाव कर लिया जाता है या उसका निगीर्ण कर लिया जाता है तो वह जो लक्षणा होगी वह साध्यवसाना लक्षणा होगी, है ना। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो सारूपा जो है उसमें उपमान और उपमेय दोनों चीजें होती हैं और साध्यवसाना में जो है वह उपमान ही होता है, उपमान के द्वारा उपमेय का निगीर्ण कर लिया जाता है। ठीक है, निगीर्ण का मतलब है उस उपमान के द्वारा उपमेय जो है उसका अंतर्भाव अपने अंदर ही कर लिया जाता है। क्लियर यहां तक? चलिए ये अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें पता समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। सबसे पहले जो है वह यहां लिखते हैं सारूपा लक्षणा, और यहां एग्जाम्पल लिखेंगे वह लिखते हैं साध्यवसाना लक्षणा के। सारूपा लक्षणा और दूसरी जो है लक्षणा वह है साध्यवसाना लक्षणा। अब देखिए इसका उदाहरण है सारूपा का, वह है गोरवाहिक। क्या है? गोरवाहिक। साध्यवसाना का है
गोरयम, गोरयम। इसके बाद है यहां पर देखते हैं कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। इसका उदाहरण हो गया कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। साध्य वसाना का हो गया कुंता प्रविशन्ति। ठीक है, इससे ऐसा लगता है मेरे को कि आपको जो है वह बहुत अच्छी तरह से ये सारोपा और साध्य वसाना दोनों लक्षणाएं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। चलिए, सारोपा लक्षणा की बात करें तो सारोपा लक्षणा में आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जहां पर उपमान और उपमेय दोनों शब्द तक कथित होते हैं वह कहलाती है सारोपा। अब यहां पर देखिए गोरवाहिक, गोरवाहिक ये एक वाक्य है या एक उदाहरण है। तो गोरवाहिक जो उदाहरण है उस उदाहरण में जो गो है ना, वह तो है उपमान है। क्या है? उपमान। और वाहिक जो है वह है उपमेय। क्या है? उपमेय। क्लियर? इन दोनों में याद रखना, गौर वाहिक में गो तो हो गया उपमान, वाहिक जो है वह हो गया उपमेय हो गया। क्लियर? अब यहां पर गो वाहिक ये उदाहरण दिया, अब इसमें दोनों शब्द तक कथित है ना। अब यहां पर जो है वह वाहिक का मतलब होता है वाहिक एक देश है, उस देश के जो निवासी हैं वह आचार परंपरा आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। उनके अंदर आचार परंपरा है या फिर व्यवहार है, उसकी महत्वता जो है उसको कुछ भी स्थान नहीं दिया जाता है। वह जो नहीं काम करने चाहिए वह भी करते हैं, जो करने चाहिए वह भी कर लेते हैं, जिनसे अपमान या अपयश की प्राप्ति होती है वो काम भी कर लेते हैं। ऐसे देश के निवासी जो है वह क्या कहलाते हैं? वाहिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाहिक। तो ऐसे उन वाहिक देश के निवासी जो हैं, तो उस वाहिक देश रूपी ये शब्द जो है वह उपमेय है। उस उपमेय शब्द की तुलना गो शब्द उपमान से की गई है। उस ऐसे आचार विचार आचार परंपरा का ध्यान नहीं रखने वाले वाहिक देश के जो निवासी हैं, उन वाहिक देश के निवासियों की तुलना किससे की गई है? गो शब्द से की गई है। क्लियर? तो यहां पर इसमें सारोपा लक्षणा इसलिए है क्योंकि यहां पर वाहिक जो उपमेय है और गो जो है वह उपमान है, वह दोनों शब्दतः कथित हैं, है ना। इनमें यद्यपि भेद है लेकिन भेद होने पर भी समानाधिकरण के आधार पर इन दोनों का निर्देश जो है वह वाक्य में दिया गया है, इसलिए यहां पर जो लक्षणा है वह सारोपा लक्षणा है। क्लियर? अब इधर चलते हैं। गोरयम ये साध्य वसाना का उदाहरण हो गया। क्यों साध्य वसाना का लक्षण उदाहरण हो गया? क्योंकि यहां पर गो शब्द है वह तो हो गया उपमान। क्या हो गया? उपमान हो गया। और गो शब्द जो उपमान है उस उपमान के द्वारा उपमेय क्या है? वाहिक। उस वाहिक शब्द का निग्रहण कर लिया है, अर्थात उस गो शब्द ने जो उपमान है उस उपमान ने वाहिक जो उपमेय था उस उपमेय को अपने अंदर ही उसका अंतर्भाव कर लिया है या निर्ग्रहण कर लिया है। इसलिए यहां पर जो उदाहरण है ये जो उदाहरण है गोरयम, ये जो उदाहरण है वह साध्य वसाना लक्षणा का है ना। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है गो जो उपमान शब्द है उसने वाहिक जो उपमेय है उस उपमेय का निग्रहण कर लिया है, इसलिए यहां पर साध्य वसाना लक्षणा है। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, है ना। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, यहां पर जो कुंता शब्द है, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से देख समझना, क्योंकि आपको अगर समझ लोगे तो आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है सीधा सा आप अगर समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हो। अगर आप याद करके गए हो तो कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब हो सकता है क्वेश्चन को देख करके, इसलिए आपको जो है प्रश्न को देख करके थोड़ा भी डरना नहीं है। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, यहां पर जो कुंता शब्द है वह तो है उपमान है। क्या है? उपमान है। पुरुषा जो है वह क्या है? उपमेय है ना। क्या है? उपमेय। तो कुंता पुरुषा प्रविशन्ति अर्थात कुंत माने जो भाले धारी जो पुरुष है
है ना। यहां पर पुरुष जो है वह पुरुष उपमेय है। पुरुष उपमेय है, कैसे उपमेय, इसका उपमान क्या है, तो कुंता, अर्थात कैसे पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, तो भालेधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो भालेधारी जो है वह पुरुष की विशेषता को बता रहे हैं। तो यहां पर जो है इस पुरुष और इस उपमेय की जो उपमान है, उपमेय और उपमान दोनों यहां पर शब्दतः कथित हैं, है ना। दोनों का शब्दतः यहां पर निर्देश दिया गया है, इसलिए यहां पर जो लक्षणा होगी वह सारोपा लक्षणा होगी। क्लियर। साध्यवसाना लक्षणा की बात करें तो कुंता प्रविशंति। कुंता आपको पता ही है, कुंता क्या है, यह तो हो गया उपमान हो गया। और यहां पर कुंता प्रविशंति, इस वाक्य में कुंता माने जो भाले प्रवेश कर रहे, तो यहां पर जो उपमेय है, उपमेय क्या है, पुरुष। उपमेय क्या है, पुरुष। तो उस उपमान के द्वारा उस उपमेय का निग्रहण कर लिया गया है ना। यहां पर जो उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित नहीं है, इसलिए यहां पर जो लक्षणा होगी वह होगी साध्यवसाना लक्षणा होगी। कौन सी लक्षणा होगी, साध्यवसाना लक्षणा होगी। ये उम्मीद करता हूं कि अब सारोपा और साध्यवसाना का जो कॉन्सेप्ट है वह आपके क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हमने सारोपा और साध्यवसाना इसकी बात यहां पर की। अब जो बात करेंगे वह करते हैं कि शुद्धा और गौणी, शुद्धा और गौणी के भेद से भी लक्षणा जो है वह दो प्रकार की होती है। अब उस शुद्धा और गौणी की बात करते हैं कि लक्षणा के शुद्धा और गौणी जो भेद होते हैं उनका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है भेदा विमोच सादृश्यात संबंधांतरतस्तथा शुद्धा गौणो शुद्धो च विज्ञेयो, है ना। भेदा विमोच, इमो भेदा च, अर्थात इससे पूर्व में जो हमने बात की थी सारोपा और साध्यवसाना की। किसकी बात की थी इससे पहले, हमने सारोपा और साध्यवसाना की हमने इससे पहले बात की थी। तो इससे पहले जो सारोपा और साध्यवसाना की जो बात की थी वह सादृश्य संबंध और सादृश्य संबंध और इतरस तथा, अर्थात सादृश्य संबंध और सादृश्य संबंध से इतर संबंध के आधार पर गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा च विज्ञेयो, अर्थात उसको सादृश्य संबंध पर आधारित जो लक्षणा है उसको तो गौणी लक्षणा, और सादृश्य से इतर संबंध पर, है ना, कार्य कारण भाव है, अव्यय अवयवी भाव है, इन संबंध के आधार पर जो लक्षणा है उसको शुद्धा लक्षणा मानना चाहिए या समझना चाहिए। ठीक है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा की बात यहां पर करते हैं। शुद्धा लक्षणा किसको कहते हैं, और ये जो बात कर रहे हैं वह जो सारोपा और साध्यवसाना इससे पहले हमने पढ़ा था उसके भेद हैं। ये शुद्धा लक्षणा किसे कहते हैं, तो सादृश्य संबंध पर आधारित जो लक्षणा होती है। पहले गौणी लक्षणा की बात करते हैं। गौणी लक्षणा सादृश्य संबंध पर आधारित सादृश्य संबंध पर आधारित लक्षणा गौणी लक्षणा कहलाती है। क्या कहलाती है, गौणी लक्षणा कहलाती है ना। और शुद्ध लक्षणा की बात करें, किसकी बात करें, शुद्ध लक्षणा की। शुद्ध लक्षणा किसको कहते हैं, तो सादृश्य से इतर संबंध, सादृश्य संबंध से इतर संबंध पर आधारित इतर संबंध पर आधारित लक्षणा
शुद्धा लक्षणा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शुद्धा लक्षणा कहलाती हैं। क्लियर? सादृश्य संबंध पर आधारित जो लक्षणा होगी वह गौणी लक्षणा होगी, और सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित जो होगी वह कहलाएगी शुद्धा लक्षणा कहलाती है। क्लियर? अब ये जो गौणी और शुद्धा जो लक्षणा का जो भेद है, इस भेद का जो आधार है वह क्या है? तो उपमान और उपमेय का संबंध है। क्या है? उपमान एवं उपमेय का संबंध है ना। उपमान और उपमेय का जो संबंध है वह सादृश्य संबंध पर आधारित है। उपमान और उपमेय जो है उनका संबंध है, उनमें उनका जो संबंध है वह अगर सादृश्य संबंध है उन दोनों का, उन दोनों में गुणों की सादृश्यता है या वर्ण की सादृश्यता है, ऐसे किसी सादृश्यता के आधार पर वह संबंध को रख रहे हैं, तो ऐसे सादृश्य संबंध पर आधारित जो होगी वह गौणी लक्षणा कहलाती है। और उपमान और उपमेय जो संबंध है वह सादृश्य से इतर संबंध है। उनका सादृश्य से इतर संबंध है, कार्य कारण भाव हो सकता है, या अवयव अवयवी भाव हो सकता है, या तादर्थ्य संबंध हो सकता है, कोई सा भी संबंध हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उनका संबंध सादृश्य संबंध नहीं होना चाहिए। तो सादृश्य संबंध से इतर संबंध पर आधारित जो लक्षणा होती है वह शुद्धा लक्षणा होती है। क्लियर? इस चीज को याद रखना, सादृश्य संबंध पर आधारित गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा जो है वह सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित होती है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। वही सबसे पहला जो है वह है गौणी लक्षणा का उदाहरण देखते हैं। किसका उदाहरण देखते हैं? गौणी लक्षणा। और गौणी लक्षणा का जो उदाहरण है वह वही है गौरवाहिकः। क्या है? गौरवाहिकः। इसके बाद जो उदाहरण है वह है शुद्धा लक्षणा। उसके बाद जो उदाहरण है वह हो गया शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा का जो उदाहरण हो गया वह है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः। अब इसमें ये गौणी लक्षणा कैसे है? गौणी लक्षणा की जैसे डेफिनेशन हमने देखी थी कि सादृश्य संबंध पर जो आधारित होती है वह गौणी लक्षणा होती है। गौरवाहिकः, इससे पहले मैंने बताया था वाहिक जो है वह देश है, उस वाहिक देश के जो लोग हैं उन लोगों में आचार विचार परंपरा जो है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं, किस प्रकार के काम जो नहीं काम करने वह भी काम कार्य को ये करते हैं। तो ऐसे देश के जो निवासी हैं उन ऐसे उस निवासियों के अंदर आलस्यता, दीनता है ना, ये चीजें देखी जाती हैं, है ना। या फिर है मंदता है, मतलब इतना दिमाग वगैरह नहीं चलता होता है। तो आलस्यता, दीनता, मंदता ऐसे वाहिक देशों के जो निवासी हैं उसमें होती है। और उस वाहिक जो शब्द है, वाहिक देश के निवासी जो उपमेय है, उस उपमेय की तुलना किस उपमान से की गई है? गो। तो उस गो में भी आलस्यता है, मंदता है ना, दीनता है, ये चीजें जो है वह इस गो में भी देखी गई है। तो इस वाहिक देश उपमान के गो उपमेय, वाहिक उपमेय जो है उस वाहिक उपमेय की तुलना गो उपमान से की गई है। किस आधार पर की गई है? तो इसमें गुणों के सादृश्य के आधार पर, गुणों में सादृश्य के आधार पर यह तुलना की गई है ना। और गुणों में सादृश्यता के आधार पर इनमें उपमान और उपमेय जो हैं इनकी तुलना की गई है, इसलिए इनका जो संबंध है वह सादृश्य संबंध है। और सादृश्य संबंध होने पर इसमें जो लक्षणा होगी वह कौन सी लक्षणा होगी? तो इसमें जो लक्षणा होगी वह गौणी लक्षणा होगी, है ना। इनका जो संबंध है उसको लिख लें सादृश्य संबंध। कौन सा संबंध है? सादृश्य संबंध। क्लियर? अब शुद्धा लक्षणा की बात करते हैं। शुद्धा लक्षणा गंगायाम घोषः, ये जो है वह सादृश्य से इतर, गंगायाम घोषः इस उदाहरण से ये गंगा तट पर जो है वह घर है, ये अर्थ लिया जाता है। और ये जो अर्थ जो है वह सामीप्यादि संबंध से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सामीप्य संबंध के आधार पर
है ना। सादृश्य से इतर संबंध कौन सा है इस उदाहरण में, तो सामीप्य संबंध है ना। और सामीप्य संबंध के आधार पर गंगा जो शब्द है उसका जल प्रवाह के अंदर घर है यह अर्थ नहीं लेकर के गंगा के तट पर, गंगा के समीप तट पर अर्थ है यह अर्थ लिया जाता है। और ये जो उदाहरण है गंगायाम घोषः, ये शुद्धा लक्षणा का उदाहरण कहा गया है। क्लियर। अब ये तो जो चीजें हैं वह गौणी और शुद्धा लक्षणा की हमने बात की। अब परीक्षा में क्या है, इसकी कारिका में वृत्ति में एक कुछ उदाहरण मिलते हैं और वह उदाहरण मिलते हैं सादृश्य से इतर संबंध के। सादृश्य से इतर संबंध मतलब शुद्धा लक्षणा के कुछ उदाहरण मिलते हैं और उन उदाहरणों का, क्योंकि संबंध जो शुद्धा लक्षणा है वह सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित होती है। वह हो सकता है कार्य कारण भाव हो सकता है, या तादर्थ्य संबंध हो सकता है, अवयवी भाव संबंध हो सकता है। तो वो परीक्षा में पूछा जाता है कि उदाहरण दे देते हैं। इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन इस तरह का आया था, तो हो सकता है वो क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वह इसकी वृत्ति में दिए गए हैं, इसलिए यहां पर उस चीज को और थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं कि ऐसी जो शुद्ध लक्षणा है वह कौन कौन सी है, उसको अपन यहां पर और क्लियर कर देते हैं ताकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भी आए तो हम उसको गलत नहीं कर पाए। चलिए, यहां तक हो गया लक्षणा का उदाहरण। कौन सी लक्षणा का उदाहरण यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं वह शुद्धा लक्षणा के उदाहरण देख रहे हैं, है ना। क्योंकि शुद्धा लक्षणा जो है वह सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित है। तो सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित जो शुद्धा लक्षणा है उसके कुछ उदाहरण और उन उदाहरणों का जो संबंध है ना, उसको भी हम देख लेते हैं। संबंध का प्रकार। चलिए, सबसे पहले उदाहरण देखते हैं आयुर्घृतम। आयुर्घृतम और दूसरा है आयुर्रिदम। आयुर्घृतम और है आयुर्वेदम। ये जो उदाहरण है वह किस संबंध पर आधारित है, तो ये कार्य कारण भाव संबंध पर आधारित है ना। ये शुद्धा, ये जो है वह कार्य कारण भाव संबंध पर है। आयुर्वेदम ये भी जो है वह कार्य कारण, इसमें भाव संबंध है। ठीक है, इसमें भी कौन सा संबंध है, कार्य कारण भाव संबंध है। ठीक है, फिर है वह है अगला उदाहरण है वह है इंद्रार्था। इंद्रार्था स्थाणु इंद्र। इंद्रार्था स्थाणु इंद्रार्था, इंद्रार्था स्थाणु इंद्र। और इसका जो संबंध है वह है तादर्थ्य संबंध है। कैसा है, तादर्थ्य संबंध पर आधारित शुद्धा लक्षणा है इसमें। अब इंद्रार्था स्थाणु, इंद्र जो है उस इंद्र की पूजा के लिए कोई स्थाणु माने ठूट लाया गया है ना। तो यहां पर ये कहा गया है कि इंद्र के पूजा के लिए जो ठूट लाया गया वह क्या है, वह इंद्र ही है। ठीक है, ऐसा मान लो। तो यहां पर जो संबंध है वह तादर्थ्य संबंध है। फिर है राजकीय पुरुषो राजा। राजकीय पुरुषो राजा, तो राजकीय पुरुषो राजा, इसमें जो संबंध है वह स्वस्वामी भाव संबंध है। कौन सा संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है। क्लियर। फिर है अग्रहस्त। अगला उदाहरण है वह है अग्रहस्त।
और यहां पर जो एग्जाम्पल, ये किसका उदाहरण है, इसमें कौन सा संबंध है, तो अवयव अव्ययी भाव, अवयव अव्ययी, अवयव अवयवी संबंध है इसमें। ठीक है, फिर है छठा अतक्षा तक्षा, अतक्षा तक्षा, इसमें जो संबंध है वह है तात्कर्म्य संबंध। क्या है, तात्कर्म्य संबंध। और जो ये उदाहरण है वह शुद्धा लक्षणा जो है उसके उदाहरण है, और ये उदाहरण परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए और इनके संबंध का प्रकार अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है वह पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चनों को पूछा गया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको याद भी कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। लक्षणा के जो भेद हैं जो कि मम्मट ने माने हैं, जो कि परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 लक्षणा षड्विधा, उसकी बात करते हैं, है ना। एक ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, 3 लक्षणा षड्विधा केन उक्तम, 3 लक्षणा षड्विधा। तो ये जो है वह मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है 3, इसलिए जो लक्षणा है उस लक्षणा के षड्विधा 6 भेद होते हैं, ये बात कही गई है। अब लक्षणा के जो भेद हैं उन भेदों की यहां पर हम बात करते हैं। लक्षणा के 6 भेद कौन से होते हैं। सबसे पहले जो लक्षणा है उस लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं। सबसे पहले जो 2 भेद होते हैं वह एक तो भेद हो गया, वह होता है शुद्धा लक्षणा, और दूसरा जो लक्षणा का भेद है वह है गौणी लक्षणा। पहली है शुद्धा लक्षणा और दूसरा जो इसका भेद है वह है गौणी लक्षणा। ठीक है, अब शुद्धा लक्षणा की जब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा की जब डेफिनेशन देखी थी, स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धैव साधित्वा, अर्थात जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा जो है वह शुद्धा लक्षणा के ही 2 भेद हैं। तो इसका एक तो भेद हो गया, वह हो गया उपादान लक्षणा, दूसरा इसका भेद हो जाता है वह होता है लक्षण लक्षणा। ठीक है, इसके बाद जो है उपादान लक्षणा के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है वह होता है सारोपा, सारोपा उपादान लक्षणा, और दूसरा जो इसका प्रकार है वह हो जाता है साध्यवसाना लक्षणा, है ना। उसी प्रकार इस लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सारोपा और दूसरा जो इसका प्रकार है वह हो जाता है साध्यवसाना। इसके बाद जो गौणी लक्षणा है उसके भी 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है सारोपा और दूसरा इसका भेद होता है वह होता है साध्यवसाना। क्लियर यहां तक। अब इनके उदाहरण जो है वह, इसका उदाहरण है कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। क्लियर। साध्यवसाना का एग्जाम्पल हो जाता, उदाहरण होता है कुंता प्रविशन्ति। इसके बाद इसका उदाहरण हो गया लक्षण लक्षणा सारोपा का जो उदाहरण होगा वह होगा आयुर्घृतम। क्या होगा? आयुर्घृतम। साध्यवसाना का उदाहरण होगा वह होगा आयुर्वेदम। ये इसका जो है साध्यवसाना का हो गया। और सारोपा का जो उदाहरण होगा वह होगा
गोरवाहिकः, क्या होगा? गोरवाहिकः। साध्यवसाना का उदाहरण होगा, वह होगा गोरयम। क्लियर? ये सारोपा में इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों शब्दतः उपमान और उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित है। इसमें साध्यवसाना में जो उपमान है उसके द्वारा उपमेय का निग्रहण कर लिया गया है। आयुर्घृतम सारोपा का उदाहरण है क्योंकि आयुर्घृतम जो है वह उपमान उपमेय दोनों शब्दतः कथित है। साध्यवसाना में जो घृत है उस घृत उपमेय का उपमान ने निग्रहण कर लिया है। गोरवाहिक ये सारूपा का उदाहरण है क्योंकि यहां शब्दतः दोनों कथित है। गोरयम जो है वह साध्यवसाना का है क्योंकि गो जो उपमान है उसने किसका? वाहिक जो है उस उपमेय का निग्रहण कर लिया है। और इस प्रकार से ये जो लक्षणा है उस लक्षणा के 6 भेद कौन से होते हैं? तो पहला जो भेद है वह ये हो गया, इसका उदाहरण आपको भी याद करना है। दूसरा भेद ये हो गया, तीसरा भेद ये हो गया, चौथा भेद लक्षणा का ये, पांचवा भेद ये, और छठा भेद जो है वो ये भेद हो जाता है। इस प्रकार से लक्षणा 3 षड्विध, 3 लक्षणा षड्विध ये मम्मट ने कहा है। किसने कहा है? तो ये याद रखना कि ये मम्मट ने कहा है, और किस लक्षणा का कौन सा उदाहरण है वह भी आपको यहां पर बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है? इस प्रकार से लक्षणों सारूपा, साध्यवसना, शुद्धा और गौणी लक्षणा और लक्षणा के भेदों की बात हमने आज की क्लास में की। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।